के एक न्यूमेरिकल है, उसमें बोला हुआ है किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं, एक कूलॉम आवेश को स्थानांतरण में कितना समय लेगा। न्यूमेरिकल दिया क्यों है, पहली बात तो वो समझ लें। न्यूमेरिकल दिया इसलिए है ताकि आप एक कूलॉम में कितने आवेश होते हैं उसका थोड़ा सा अनुमान लगा लो, उसका वैल्यूएशन कर लो कि एक कूलॉम चार्ज जो होते हैं वो कितने ज्यादा होते हैं, उसका अनुमान लगाने के लिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है। बहुत साधारण सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स यूज करिए, एक बार सॉल्व करके। हालांकि फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये चीज जो है वो कॉमन सेंस सी बात है कि एग्जाम में पूछी नहीं जा सकती, लेकिन ये ऐसी चीज होती हैं जो कि इंटरेस्ट जमाती हैं आपका, है ना, आपका इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। इसलिए मैं इस पे जो है वो ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि आपका जो स्टडी पे फोकस होगा। अभी तक जो है वो कोचिंग में कूलॉम्स लॉ शुरू हो चुका होता है अगर किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात करें तो, है ना। लेकिन मुझे उस कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आपके उस कोर्स से कुछ लेना देना है। मेरा तो लेना देना है आपके इंटरेस्ट से, है ना। आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बना रहे, मेरा बस उतना ही लेना देना है, उतना ही कोशिश है मेरी कि फिजिक्स में इंटरेस्ट बना रहे, है ना। बाकी आप फिर से हर क्लास में बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल करिए कोचिंग, आपको जहाँ करना है कोचिंग बिल्कुल करिए, और जैसा करना है वैसा करिए। और यहाँ पर भी आने की आपकी कोई कंपल्सन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको आना ही है, नहीं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मेरा केवल मकसद ये है कि लेकिन हाँ, एक बात पे जरूर फोकस करना है। एक बात जरूर मैं फिर से थोड़ी सी बोल दूंगा, फिर न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ। थोड़ी सी बात ये बोलूंगा कि आपसे पहले भी बहुत सारे बैच निकल चुके हैं मेरे ख्याल से। अभी तक जो है वो स्कूल से भैया के समय से लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 बैच निकल चुके हैं। एक बार ये जरूर सोचना कि वो 10 से 12 बैच में से सभी बच्चे, एक दो नहीं, एक दो को छोड़ दें यदि, तो लगभग लगभग सभी बच्चे कोचिंग गए, सभी बच्चे, है ना। तो अगर वो कोचिंग गए हैं और उसके बाद भी उनका परसेंटेज नहीं बना है अच्छा, कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है, बस इस बारे में जरूर सोचना, है ना। वापस आ जा रहा हूं मैं अपने न्यूमेरिकल पर। उदाहरण, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी पिंड से कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी किसी भी शेप में हो सकती है, उस पिंड से 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 10 की घात 9 यानी आप समझ सकते हो 1 के बाद 9 जीरो। इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं, मतलब यहाँ कोई सा और पिंड है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे पिंड में आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो एक कूलाम चार्ज को, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरण में कितना समय निकलेगा। बोल दिया है इलेक्ट्रॉन का, निकल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और पूछा है कि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश इस बॉडी से इस बॉडी में आने में कितना समय लेंगे, टाइम बताना है कितना समय लेंगे, कितना समय लग जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो अपन को जो है वो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, जो कि आपको पता है मेरे ख्याल से। एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन में जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक सेकंड में पिंड से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अतः 1 सेकंड में दिया जाने वाला आवेश। तो क्या उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका मल्टीप्लाई कर दिया 10 की घात 9 से, है ना। मतलब क्या, मतलब ये कि जब आपसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6, फिर से वही बात 6 टू, वो आगे वाली बात है, मैं उतना नहीं ले रहा हूँ क्योंकि और ज्यादा डीप में जाने से कोई मतलब नहीं आएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। क्या हुआ ऋषि, कुछ पूछना है क्या। अच्छा, गलती से एवरीवन में चला गया क्या मैसेज। ऋषि एक्सप्लेन करो क्या दिक्कत है, 2 मिनट में आपका माइक खोल रहा हूँ। हाँ ऋषि, क्या हुआ, माइक अनम्यूट करो अपना।
अब बोल रहा है कुछ नहीं, चलो गलती से हुआ होगा। खैर, वापस आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है वो कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस पर आवेश कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻9 का, तो इससे इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब एक सेकंड में कितना आवेश निकल रहा है, इतना आवेश निकल रहा है ना। एक सेकंड में कितना आवेश, इतना आवेश निकल रहा है उस बॉडी से। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 10⁻9 है, -19 है। अगर इसको हम बटे में लिखेंगे तो 10⁻19 हो जाएगा प्लस में, और 9 10 से जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1.6 इंटू 10⁻, ये तो आप सॉल्व करना आता है ना आपको। आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, ये भी कर सकते हो आप। जब घाते जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा -10 कूलम्ब आवेश। मतलब एक सेकेंड में उस बॉडी से कितना कूलम्ब निकल रहा है, इतना कूलम्ब निकल रहा है, 1.6 इंटू 10⁻−10 कूलम्ब निकल रहा है, -10। अब आपसे बोला है ये कितना है, एक कूलम्ब से बहुत कम है ना। अब आपसे बोला है कि एक कूलम्ब में कितना टाइम लगेगा, एक कूलम्ब को निकलने में, एक कूलम्ब चार्ज को बॉडी से निकलने में टाइम कितना लगेगा, है ना। तो अब इसको आप एक एक चीज से कंपेयर कर सकते हो। देखो एक कूलर का उदाहरण ले लेते हैं अपन। एक कूलर है आपके सामने, उस कूलर में जो टैंक है, थोड़ा सा फील आ जाए इसके कारण से बना दे रहा हूँ। एक कूलर है, उसके अंदर जो यहाँ पर टैंक है, इसका जो टैंक है वो 10 लीटर का है। कितने लीटर का है, 10 लीटर का है। और कूलर, ये पानी जो है वो धीरे धीरे आप देखते हो ना, नमी के तौर पे नमी के तौर पर जो है ये कूलर जो है वो पानी फेंकता रहता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल से हट गया हूँ, आपको एक फिनोमेना समझा रहा हूँ, इसके कारण से न्यूमेरिकल से हटा हूँ। ये कूलर जो है वो हर सेकेंड में 2 लीटर पानी छोड़ रहा है। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो, मानने में क्या दिक्कत जा रही है। एक सेकेंड में कितना, 2 लीटर पानी छोड़ रहा है। आपसे बोला जाए कि 10 लीटर पानी छोड़ने में कितना समय लगेगा, 10 लीटर पानी पूरा छोड़ने में उसको कितना समय लग जाएगा, टाइम बताना है आपको। देखना, आप कॉमन सेंस है ना। क्या एक सेकंड में कितना छोड़ रहा है, 2 लीटर छोड़ रहा है। आपसे क्या पूछा है, 10 लीटर कितनी सेकंड में छोड़ेगा। 10 लीटर, एक सेकंड में 2 लीटर, 2 सेकंड में 4 लीटर, 3 सेकंड में 6 लीटर, 4 में 8, 5 में 10, यानी कि 5 सेकंड में 10 लीटर छोड़ देगा, 5 सेकंड में, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेकंड में 10 लीटर पानी जो है वो पूरी तरह से कूलर खाली कर देगा 5 सेकंड में। कैसे करा, इसका आंसर कैसे आया, जो टोटल क्वांटिटी थी, कितनी थी, 10 लीटर, उसमें आपने किसका डिवाइड कर दिया, जो एक सेकंड में क्वांटिटी निकल रही थी उसका डिवाइड कर दिया। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेकंड आ जाएगा। यही था ना, टोटल पानी जितना था उसमें एक सेकंड में जितना पानी निकल रहा था उसका डिवाइड कर दिया था, तो आपका समय निकल आया। आ गया ना ये चीज। यहाँ पर देखो टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी बोला है आपसे 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को निकालना है। तो टोटल क्वांटिटी में, यानी कि 1 कूलम में किसका डिवाइड कर दूंगा मैं, एक सेकंड में जितने कूलम निकल रहे हैं, एक सेकंड में जितना पानी निकल रहा है, यानी कि आवेश निकल रहा है, यहाँ पर बात करूंगा एक सेकंड में कितना आवेश निकल रहा है, 1.6 इंटू 10⁻, इसका डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻−10 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा ये जो होगा वो क्या होगा, समय होगा, इतना समय लग जाएगा इसको जब हम क्या हुआ, माइक ना खोलो यार, मेरे को जबरदस्ती बंद करने पे मजबूर मत करा करो। मैंने माइक बंद कर दिया, अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड राइज करिएगा, या फिर इतना समय लग जाएगा जब हम इसको, एक कूलम को, 1 कूलम टोटल चार्ज था, इतना कूलम निकलना था, उसमें डिवाइड कर दिया, एक सेकंड में जितने आवेश निकल रहे हैं उतनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो है वो समय निकल आता है। हमने कूलर के उदाहरण से भी देखा इसको, कूलर के उदाहरण से भी देखा इसको। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो
यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा बड़ा आएगा। देखो यहाँ पर भी इन्होंने यही करा है। जब आप इसको बुक में पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आने वाला है। एक कूलम आवेश को संचित होने में लगा समय, एक कूलम में डिवाइड कर दिया इन्होंने किसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, है ना। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये कितना, 6.25 इंटू 10⁹। ये कैसे आया है, आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा टिपिकल मामला है, थोड़ा सा कठिन मामला है, लेकिन कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं, 10⁻−10 को जो है वो ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻8 कहाँ से लिख दिया, 10⁻10 हो जाएगा, बटे में क्या बचा रहेगा 1.6। 1.6 को यदि मैं दशमलव हटाऊं, एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। मैंने क्या करा, इधर से दशमलव हटाया और यहाँ पर जो है इसको क्या कर दिया, 11 कर दिया, 10⁻11 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है वो 10⁻2 को अलग लिख लेता हूँ और 10⁻9 को अलग लिख लेता हूँ। 10⁻2 को अलग लिख लिया, 10⁻9 को अलग लिख लिया, बटे में कर दिया 16। 16 से भाग दे सकता हूँ 100 में। 16 से जब मैं भाग दूंगा 100 में, 100 डिवाइडेड बाय 16 करूंगा, मेरे पास आएगा 6.25। 6.25, तो ये ऊपर जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इतना समय लग जाएगा मेरे को उस पूरे एक कूलम को निकालने में, इतने सेकेंड लगेंगे। कितने, 6.25 इंटू 10⁻9। वही आपके बुक में भी आ भी रहा है, वही बुक में आ रहा है कितना, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, सेकेंड में आ रहा है। लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो सेकेंड है वो बहुत ज्यादा सेकेंड है। 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाती है क्वांटिटी। जब ज्यादा हो जाती है तो इसको हम क्या करेंगे, साल में चेंज कर लेंगे। एक बात यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी जो कि जनरल नॉलेज की भी है। यदि आपको जो है वो किसी किसी अंक को अगर सेकंड में दिया हुआ है आपको, और आपको उसको अगर साल में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, उसमें आपको डिवाइड करना होगा काय का पूरे समय का। इसको कर क्या रहे हैं अपन, ये सेकंड आपका आंसर आ चुका है, इसको अपन को चेंज करना है काय में, साल में। तो सेकंड को साल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसमें जो है वो आपको डिवाइड कर देना है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में कितने एक दिन में कितने कितने एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, एक मिनट में कितने सेकंड, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, है ना। इन सब चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा डेज में, है ना। ये जनरल नॉलेज की बात है। अगर आपको सेकंड से डायरेक्ट डेज में चेंज करना हो, डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो, कुछ नहीं करेंगे, जितना सेकंड दिया हो, हालांकि नॉर्मली अपन करते नहीं है ऐसा, लेकिन यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो सेकंड को डेज में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, जितने सेकंड दिए हुए हैं उसको डिवाइड करना। दिन कितने होते हैं, 365 गुणित घंटे कितने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, गुणित एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, गुणित एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। इन सबका जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग आपका आंसर आएगा। मैं आपको सामने कैलसी ले आता हूँ ताकि आप इस चीज को देख सको, लेकिन 10⁻9 को अपन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, करूं क्या पूरा सॉल्व, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो 6.25 कर इसलिए रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए बस। 10⁻, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, 10⁻7 बचेगा, है ना। अब जब 7 में से अगर इसको दो का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 625 हो जाने वाला, ये वाला। थोड़ा बेसिक मैथ से मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 625 हो जाएगा, गुणित ये 10⁻2 इधर दे दिए इसलिए 10⁻5 हो जाएगा, ये 10⁻5 डिवाइडेड बाय 365 गुणित 365 गुणित 24 गुणित 36। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6×6 = 36 बचा हुआ। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, शायद कैलकुलेटर में इतनी कैलकुलेशन आ जाए, देखते हैं अपन डिवाइड करके। कैलसी निकालता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर, ये आपको कैलसी दिखाई दे रहा होगा। मैं करता हूँ 625 और 10⁻5 है तो मैं 5 जीरो लगा देता हूँ डायरेक्ट, 1 2 3 4 5, है ना।
इसको डिवाइड करना है 365 गुणित 24 गुणित 36 से। जाहिर सी बात है आपको जो है वो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जो आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो आपके सामने आंसर आ रहा है 198.186 समथिंग, है ना, 198.86 समथिंग। तो वहां पर वापस अपन जो है वो स्क्रीन पर आ जाते हैं अपने। कैलकुलेटर दिखाई दिया ना सभी को? मेरे ख्याल से दिया होगा। वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसका टोटल कैलकुलेशन आ रहा है 198 डेज। जो सेकंड में अपना आंसर आया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया काय में, डेज में। तो आप समझ सकते हो इस न्यूमेरिकल का आंसर कैसे आया हुआ है। अगर किसी पिंड से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हो, एक कूलम आवेश को निकलने में कितना समय लग जाएगा? 200 दिन लग जाए, 200 वर्ष लग जाएंगे लगभग। सॉरी, मैंने डेज लिख दिया शायद यहाँ पर। यहाँ डेज नहीं है, 190 डेज नहीं है, सॉरी, अपन ने काय में कन्वर्ट किया है। अपन ने यहाँ पर फिर से मिस्टेक हुई है मुझसे। मैंने साल में कन्वर्ट किया है, डेज में कन्वर्ट नहीं करा, ईयर में कन्वर्ट किया है, सेकंड से ईयर में। यहाँ पर ईयर लिया था ना मैंने, है ना। अगर डेज में कन्वर्ट करता तो 24 गुणे 7 गुणे 60 करता। यहाँ पर 365 भी लिया है, इसलिए ईयर में कंप्लीट करा है, मुझसे गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा। डेज नहीं था, ये ईयर था, है ना। 365 का ही मल्टीप्लाई करा है ना। अगर हम दिन का करते तो केवल 24 का करते, यहाँ पर 365 करा है, इसलिए साल में कन्वर्ट होगा। ये डेज नहीं है, ये डेज नहीं है, ये साल है। ये उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 198 दिन निकल जाएंगे, 198 साल लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हो एक कूलम कितना ज्यादा होता है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल प्रैक्टिकली दिया, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से यार न्यूमेरिकल। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। हाँ, कूलर वाला उदाहरण लेके करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी चीज से कंपेयर करना सीखो। अगला क्वेश्चन है, एक कप जल में कितने धन और ऋणावेश होते हैं? अब ये अपने आप क्वेश्चन नहीं है। एक कप आपके घर में अगर एक कप पानी रखा हुआ है, तो आपको जो है उसमें अगर पता करना है कि इस जल में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब धन और ऋणावेश हैं, तो उसको पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया उसको देखो। इसको ज्यादा फोकस से नहीं पढ़ेंगे अपन, इसके लिए आपको जो है वो केमिस्ट्री के पिछले क्लास के फॉर्मूले याद होना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से अगर आपको याद है तो बन जाएंगे। कुछ नहीं है। मान लीजिए एक कप का द्रव्यमान 250 ग्राम है, मतलब उसमें जो है वो जो जल भरा हुआ है उसका द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम जल उसमें भरा हुआ है। जल का अणु द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। आप मालूम है आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? एच का होता है 1, 1 गुणित 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। तो अणु द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। इस प्रकार एक मोल में इतने अणु होते हैं। इतना ये वाली कौन सी संख्या कहलाती है आपको याद है? 6.022 × 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या, याद हो तो, है ना, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं अपन। इसको एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, मतलब कि एक मोल जल का जो है उसमें इतने अणु होंगे, और जल का द्रव्यमान जो है वो 18 ग्राम है। इस प्रकार एक मोल जल का द्रव्यमान 18 है, मतलब इतने अणु का द्रव्यमान जो है वो, इतने अणु का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम है। ये संख्या है, ये संख्या है, इतने अणुओं का द्रव्यमान 18 ग्राम है। अतः एक कप जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं, मतलब ये एक मोल जल का द्रव्यमान 18 ग्राम आया था। आप क्या निकाल रहे हैं? टोटल कप में जितने 250 ग्राम जल था, उसमें जो है वो अगर उसके अणुओं की संख्या निकालें, तो 250 ग्राम में डिवाइड कर दिया एक मोल का, मतलब एक जल के एक अणु का द्रव्यमान को डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया इसके मोलर संख्या का, इसके अणुओं की संख्या का, अणुओं की संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि टोटल कप के अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाए। अपन को एक कप में कितने अणु है वो संख्या ज्ञात हो जाए, उसको निकालने के लिए। ये समझ में आया क्या किया इन्होंने? एक कप में अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या बात हो रही है। यदि आपसे बोला जाए, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा मामला टिपिकल हो रहा है। यहाँ पर जो बोला हुआ है उन्होंने, बोला हुआ है एक कप है, उसमें जो है वो 250 ml तक पानी भरा हुआ है। 250 ml, 250 ml जो है वो पानी भरा हुआ है। अब आपसे बोल रहे हैं वो कि जो एक मोल होता है, मतलब जल का जो एक अणु होता है, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ जल, है ना। जो एक अणु होता है, जो कि अपन को ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, वो H2O रहता है, वो H2O। और इसका जो आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, और 2 एटम है उसके, इसलिए 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, इसलिए इसका जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 18U, है ना। 18U या 18 ग्राम भी बोल सकते हो आप, जब इसको ग्राम में बोलो तो। यू में भी लिख सकते हो, ग्राम में भी लिख सकते हैं।
है ना, 18 ग्राम। एक अणु 18 ग्राम का है। अगर मुझे अणुओं की संख्या निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 250 ml में डिवाइड कर, 250 ml नहीं है, ग्राम है, मैं से आज इकाई की मिस्टेक हो रही है बहुत ज्यादा। 250 को डिवाइड कर दूंगा 18 से, और एक अणु में कितने मोल है, सॉरी, एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं, तो वो है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को टोटल अणुओं की संख्या मिल जाएगी इस 250 ml जल में। 250 ml जल में पानी के कितने अणु मौजूद हैं, वो इतने अणु मौजूद हैं, है ना। वही उन्होंने किया हुआ है न्यूमेरिकल में, ज्यादा गौर से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जितना है। अणुओं की संख्या आ गई हमारे पास। अब जल के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 परमाणु, जाहिर सी बात है H2O दिखाई दे रहा है अपन को, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे और 1 ऑक्सीजन परमाणु होगा, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं। मतलब हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन दोनों के, 10-10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन होते हैं, है ना। कुल धन और कुल ऋण आवेश के परिमाण जो है वो समान होते हैं। जो जाहिर सी बात है, आपको जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको उतना ही प्रोटॉन भी होगा, मतलब जनसंख्या आवेशों का मात्रा बिल्कुल समान होगी। इसका परिमाण क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करा उन्होंने, जितनी संख्या थी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब जब इसको सॉल्व किया तो आया 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। मतलब एक गिलास जल में कितना कूलम आवेश मौजूद है, 1.3। मेन चीज ये है, आपको दोनों ही न्यूमेरिकल आपको ये सिखा रहे हैं कि एक कूलम कितना ज्यादा होता है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1.34 इंटू 1.34 इंटू 10⁻7 इतने कूलम होगा एक जल में, यही है ना 1.6, 1.34 इंटू 10⁻7, 1.34 इंटू 10⁻7, 1.3। जब इसको हम जो है वो संख्या में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा कूलम आएंगे। 10 की पावर 7 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो जाएगा ये, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 134, और शून्य हो जाएंगे 1 2 3 4 5। एक जब 1 कप पानी लेते हो आप तो उसमें इतना कूलम आवेश होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 34 लाख कूलम होते हैं एक गिलास पानी लेने पर, है ना। तो दोनों ही चीज सोच सकते हो आवेश की मात्रा कितनी है एक कप पानी में। एक कप पानी, जरा सा 250 ml पानी या 250 ग्राम पानी जो है वो यहाँ पर लिया गया है, तो उसमें आवेश की संख्या कितनी है, 1 करोड़ 34 लाख के करीब, है ना। तो आवेश की मात्रा दिखाने के लिए न्यूमेरिकल थे। अब आ जाते हैं अपने मेन पोर्शन पे, जिसको आपको कोचिंग में बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा, और जो कि आपका पहला क्वेश्चन होगा ज्यादा मार्क्स के लिए, वो है कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है इन आवेशों के बीच काय की खोज करी। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि आवेश कैसे होते हैं, हमारी डेली लाइफ में आवेश कैसे प्रभावित करते हैं। 2 तरह के होते हैं, ऋणावेश और धनावेश। किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर डिपेंड करते हैं। चालक और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, ये सारी बातें आपने देखी। अब जो देखने वाले हो वो चीज है, एक वैज्ञानिक थे कूलाम, जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने 2 आवेश जो थे, जो 2 आवेश होते हैं, उन आवेश के बीच कोई बल की गणना करी। बल मतलब अगर कोई आवेश है, जैसे मान लीजिए ऋणावेश ही है, 2 सजातीय आवेश हैं, वो सजातीय आवेश अगर आपस में आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे। सजाती है इसलिए क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करेंगे मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे पे बल लगाएंगे वो। अगर 2 आवेश आपके आसपास हैं, 2 आवेश अगर दोनों ऋणावेश हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर ले जाएंगे, दूर लगाने के लिए बल आरोपित करेंगे कि नहीं। अच्छा, इसका उल्टा, यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अच्छा, नजदीक आएंगे तब भी एक दूसरे पे बल लगाएंगे, दोनों ही केस में बल लग रहे होंगे। अगर वो दोनों समान होंगे, सजातीय होंगे, तो एक दूसरे को अलग करेंगे, और अगर विजातीय होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों ही केस में ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे। तो इस बल का कैलकुलेशन करा कूलाम ने कि कितना बल लगाया जा रहा है। एक ये जब 2 पिंडों के बीच बल की बात आई है, तो आपको याद है 9th क्लास में, मैं फिर से मैं पिछले क्लास में जाऊंगा, पिछली बार की आपको जो है वो डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है पिछला रिलेट करने से आपको अगला बहुत ज्यादा अच्छे से याद आएगा, है ना। 9th क्लास में आपने ग्रेविटी पढ़ी थी, शायद हो सकता हूँ 11th क्लास में भी पढ़ी हो ग्रेविटी के बारे में। तो जब हमने 9th क्लास में ग्रेविटी पढ़ी थी तो 2 पिंडों के बारे में बात करी थी। 2 पिंड है, यानी मान लीजिए
उनका द्रव्यमान m1 और m2 है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से d दूरी पर रखे हुए हैं। उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो d है, d है ना। तो हमने बोला था कि गुरुत्वाकर्षण में के नियम के अनुसार जो परिभाषा होती है वो ये होती है, इन दोनों के बीच अगर मैं फोर्स की बात करूं, बल की बात करूं, तो वो जो है वो किसके समानुपाती होगा, वो समानुपाती होगा इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स का मान जो है वो कम होता जाएगा, है ना। उल्टा होता है ना, जैसे ये बढ़ता है तो ये कम होता है, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको 10th में भी समझाया है और 9th में भी समझाया है। तो ये चीज आपको मालूम है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये वाली चीज अगर बढ़ेगी तो ये वाली घटेगी, ये वाली अगर घटेगी तो ये वाली बढ़ जाएगी। और यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि v प्रोपोर्शनल्स टू i ओम्स के लॉ में होता है, यदि इस केस में i बढ़ेगा तो v का मान भी बढ़ेगा, और i घटेगा तो v का मान भी घटेगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसा मामला होता है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उल्टा होता है, d बढ़ेगा यदि तो f का मान कम होगा, d घटेगा यदि तो f का मान बढ़ेगा। बहुत अच्छे से मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस बात को। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसी फोर्स को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को, जैसा आपने यहाँ पर दो पिंडों के लिए लिया था, वैसे ही कूलाम दद्दा ने क्या किया, कूलाम दद्दा ने दो चार्ज के बीच बल फाइंड किया। मान लीजिए ये क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, ये दोनों मान लीजिए उदाहरण के लिए सेम चार्ज है, धनावेशित चार्ज है, दोनों ही धनावेशित चार्ज है। तो क्या होगा, ये दोनों दोनों एक दूसरे को जो है वो रिपल करेंगे मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, और इस साइड जा रहे होंगे, बल लग रहा होगा इस साइड, है ना, दोनों पर ही जो है वो बल लग रहा होगा। इन्होंने क्या करा, कूलाम ने एक बार चलो कूलाम ने क्या करा, इस बल का अध्ययन किया, और इस बल के बारे में उन्होंने बोला, वही चीज बोली जो कि ग्रेविटी के केस में बोली थी। अगर मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, जो ग्रेविटी के केस में बोला था वही इन्होंने कूलाम के बारे में भी बोला। इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर जो इन्होंने लिया जो डिस्टेंस ली, वो डिस्टेंस इन्होंने डी की जगह आर ले ली। आप बिल्कुल डी मान सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, कोई वैसी बात नहीं है घबराने वाली या फिर गलत। उन्होंने जो है वो डी की जगह आर ली, है ना, आप डी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों के बीच अगर बल का मान हमें गणना करना है कि बल कितना होगा, तो बल अभी भी उतना ही होगा, बल प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, इन दोनों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होगा, समानुपाती होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी दूरी के वर्ग के, है ना, दो आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जो कूलॉम थे उन्होंने बताया कि जो दो आवेश होते हैं, है ना, अगर मैं इसको दो भागों में हिस्सा कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उसका आपको समझ में भी आएगा। कूलॉम ने बोला इन दोनों आवेशों के बीच अगर मुझे बल का मान ज्ञात करना है तो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके, 2 मिनट में ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन, बुशरा, दोनों के बीच के अगर बल की बात करूं मैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे Q1 और Q2 के, Q1 और Q2 के, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, मैं और उसके बाद अगर दूसरी बात बोलूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैं बता रहा हूँ क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की दूरी के वर्ग के, है ना, इन दोनों की दूरी के वर्ग के, तो ये r² हो जाएगा। इन दोनों चीज को मैं कॉम्बिनेशन के रूप में लिखूं, कॉम्बिनेशन के रूप में मैं लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल्स टू, 2 मिनट, ये माउस मेरा बहुत ज्यादा हिल रहा है, मैं इसको जूम इन कर लूं। गलती से ही हुआ, मेरे को मालूम था गलती से ही हुआ होगा, बड़ी गलतियां हो रही हैं तुम लोग से। ठीक है, पता नहीं शायद जूम अभी आप लोग नया नया यूज कर रहे हो, इसके कारण से गलतियां हो रही हैं, लेकिन आगे नहीं करो यार, गलतियां ऐसी होती रहेंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 दोनों को एक साथ लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। मेरा माउस बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, 2 मिनट, है ना। एक बार फिर से ज्वाइन करो, टाइम वैसे भी खत्म हो गया है, माउस भी दिक्कत कर रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, कूलॉम का नियम फिर से समझा रहा हूँ मैं, एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग।